हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 जून। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जून 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। आजकल बहुत तेजी के साथ वीडियोज आ रही हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में नोवाक जोकोविच ने कौन सी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता? तो इन्होंने दूसरी बार जीता हुआ है। फ्रेंच ओपन पर वीडियो आई हुई है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत में निम्न में से किसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी। दिल्ली सल्तनत पर कल वीडियो आई। आज दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास पर वीडियो आएगी। तो रोज सुबह की तरह आज भी आप लोग तैयार रहिएगा 11 AM पर, ठीक है। 11 AM पर आप भी तैयार रहिएगा। और आज आधुनिक भारत के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। क्लियर? चलिए, अगर आप इसकी PDF देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आप MZT ऐप को इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर इसकी डिटेल क्विज भी प्रोवाइड कराई जाएगी, PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ से हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह को परचेज कर सकते हैं। अच्छा, हिंदी का जो वीडियो कोर्स आया हुआ था दोस्तों, उस पर कल कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया रात में कि उनको मौका नहीं मिल पाया है, तो आप लोग के लिए सिर्फ और सिर्फ आज के लिए एक्सटेंड किया गया है हिंदी का वीडियो कोर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो कोर्स है दोस्तों। आपका हर एक एग्ज़ाम कवर अप होगा। जहाँ जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है, आप वहाँ के लिए सबसे बेस्ट कोर्स पाएंगे। ये यहाँ पर पूरा डिटेल वीडियो आपको दिया जाता है, साथ ही साथ डिटेल में आपको नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे आप रिवीजन कर सकते हो। और मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप जाकर के अभी फ्री डेमो क्लास भी ले सकते हो। आज दोस्तों इस पर संधि चैप्टर शुरू होने वाला है। हिंदी के संधि चैप्टर में दोस्तों अच्छों की हालत ख़राब होती है, लेकिन यकीन मानिए यहाँ से संधि पढ़ने के बाद आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे कोई सा भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व क्यों ना कर लो। तो ऐसे ही दोस्तों हर एक चैप्टर को फुल कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाया जाता है, फिर प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है। मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाता है और डिटेल में नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ये 199 में है, कल से ये बढ़ जाएगा दाम, ठीक है। आज 12 बजे तक है। चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में दोस्तों असम राज्य सरकार ने राज्य पद्म पुरस्कारों की शुरुआत की है। असम राज्य सरकार ने, जैसे भारत सरकार के द्वारा दोस्तों पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं और भारत रत्न दिया जाता है, ऐसे ही असम सरकार के द्वारा असम रत्न दिया जाएगा और असम पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। देखिए, असम रत्न तो पहले भी दिया जाता था, लेकिन पहले 3-3 वर्षों पर एक बार दिया जाता था। अब इसे फैसला लिया गया है कि असम रत्न प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा, ये एवरी ईयर दिया जाएगा। और इसके साथ ही 3 और असम पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, ठीक है। ये असम पद्म पुरस्कार कौन कौन से हैं? असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री। तो ये 3 पद्म पुरस्कार अब दिए जाने शुरू हुए हैं, नए जो ऐड किए गए हैं। और असम रत्न तो दिया जाता था, लेकिन ये 3 वर्ष पर जो दिया जाता था, अब ये दोस्तों प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा। देखिए, क्या क्या विजेताओं की संख्या होगी, क्या क्या पुरस्कार राशि होगी, इसको जान लेते हैं। असम रत्न जिसे मिलेगा उसे वो विजेताओं की संख्या 1 होगी, यानी प्रत्येक वर्ष केवल एक ही व्यक्ति को असम रत्न मिलेगा और पुरस्कार राशि होगी 5 लाख रुपए। असम विभूषण से दोस्तों 3 व्यक्ति प्रत्येक वर्ष सम्मानित किए जाएंगे और इनको 3-3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। असम भूषण से 5 व्यक्ति प्रत्येक वर्ष सम्मानित किए जाएंगे और इनको 2-2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। वहीं असम श्री से 10 व्यक्ति प्रत्येक वर्ष सम्मानित किए जाएंगे और 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इनको दी जाएगी। बात आती है कि ये कब सम्मानित किए जाएंगे? तो दोस्तों हर साल 2 दिसंबर को ये सम्मानित किए जाएंगे। 2 दिसंबर को माना जाता है कि वहाँ की जो राजा थे उनका आगमन होता है, ठीक है, तो असम के। तो इस प्रकार से 2 दिसंबर की डेट चुनी गई है और असम रत्न पुरस्कारों की और पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। क्लियर? अब आया है असम, तो हम लोग असम को देखते हैं भारत के मैप में कहाँ पर है। ये रहा असम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो राज्य है ये है असम। असम एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो जितने भी पूर्वोत्तर भारतीय राज्य हैं सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी आपको पूर्वोत्तर राज्य दिखे समझ लीजिए वो असम से बॉर्डर शेयर करेगा ही करेगा। असम की राजधानी है दिसपुर। क्या है? दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी दोस्तों बीजेपी पार्टी से हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली हुई है,
ठीक है, ये नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी जी। काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोस्तों असम में ही है। असम में अभी छठा और सातवां 2 और नेशनल पार्क ऐड किए गए हैं, ठीक है। इनका नाम मैं अभी आज नहीं बताऊंगा क्योंकि यही क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं पूछा हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको याद होगा तो कोशिश कीजिएगा, असम के जितने भी 7 नेशनल पार्क हैं सभी को आप लोग लिख डालिए, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे में यही पूछा गया है। असम के हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो वो हाई कोर्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट, और गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया। कौन है? सुधांशु धूलिया जी हैं यहाँ के हाई कोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अच्छा, गुवाहाटी हाई कोर्ट किन किन राज्यों का हाई कोर्ट है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको भारत के नक्शे में बना लेना है पी, ठीक है। क्या बना लेना है? पी। पी बना लेने से, जो इंग्लिश का पी होता है, इसको बना लेने से जो जो भी राज्य कवर होते हैं उन राज्यों का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट है। देखिए यहाँ पर असम का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का और इधर मिजोरम का, इतने राज्यों का, 4 राज्यों का हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट पड़ता है और सभी के चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धूलिया जी। बाकी मणिपुर का अपना अलग हाई कोर्ट है, त्रिपुरा का अपना अलग हाई कोर्ट है, मेघालय का अपना अलग हाई कोर्ट है। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है IAMAI के शिकायत निवारण बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में IAMAI ने दोस्तों शिकायत निवारण बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है जस्टिस AK सीकरी को। किसे? जस्टिस AK सीकरी को। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं और इनको अभी हाल ही में शिकायत निवारण बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IAMAI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके द्वारा दोस्तों डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल का गठन किया गया है और इसी काउंसिल के एक पार्ट के रूप में दोस्तों शिकायत निवारण बोर्ड यानी ग्रीवेंस रेड्रेसल बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है। ये जो भी डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर होते हैं, चाहे नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजन प्राइम हुआ, ठीक है, और जो G5 है, बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे टोटल 14 OTT प्लेटफॉर्म हैं। तो इन प्लेटफॉर्मों पर जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, इनको कंट्रोल करने के लिए, इन पर रेगुलेशंस करने के लिए, रूल्स लागू करने के लिए ये शिकायत निवारण बोर्ड स्थापित किया गया है। अगर OTT प्लेटफॉर्म को लेकर के, OTT कंटेंट को लेकर के अगर कोई शिकायत आती है तो इस शिकायत निवारण बोर्ड के द्वारा उसका निवारण किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी जी। क्लियर। अगला देखते हैं, निम्न में से किस देश को UN सुरक्षा परिषद का 2022-23 के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया? तो अभी हाल ही में ब्राज़ील, UAE, घाना और 2 देशों को दोस्तों यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का 2022-23 के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। टोटल 5 मेंबर चुने जाते हैं प्रत्येक वर्ष, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 5 मेंबर को अस्थायी सदस्य चुना जाता है। देखिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में दोस्तों टोटल 15 सदस्य देश होते हैं। इसमें से 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 जो बचते हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है, टेम्प्रोरी होते हैं। अब इन 10 में से दोस्तों 5-5 करके प्रत्येक वर्ष की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक दूसरे वर्ष इनका कार्यकाल खत्म होता है। 2-2 वर्षों के लिए कार्यकाल होता है इनका, ठीक है। जो भी ये 10 सदस्य होते हैं नॉन परमानेंट, इनका कार्यकाल 2-2 वर्षों के लिए होता है। लेकिन चेंज कैसे होते हैं? प्रत्येक दूसरे वर्ष चेंज होते हैं, 5-5 करके चेंज होते हैं। जैसे इस बार 5 सदस्यों को चुना गया है तो 5 रिटायर भी हुए होंगे। ये वो सदस्य देश हैं जो रिटायर होने वाले हैं, जो अभी पिछले बार नियुक्त किए गए थे, ठीक है। देखिए अब अभी जो चुने गए सदस्य देश हैं वो हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात या यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसे UAE कहते हैं। तो ये 5 सदस्य देश इस बार चुने गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी इस बार रिटायर कौन कौन से हुए हैं? रिटायर हुए हैं एंटानिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम। तो ये 5 सदस्य देश इसके रिटायर हुए हैं। पिछली बार अगर बात किया जाए तो पिछली बार भारत और कनाडा जैसे देश शामिल हुए थे। तो इस बार अभी वर्तमान में भारत जो है ये भी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है, ठीक है। देखिए भारत सदस्य है अभी वर्तमान में, ये कब रिटायर होगा? अगली बार रिटायर होगा, क्योंकि इसे पिछली बार नियुक्त किया गया था 2 वर्षों के लिए। ये तो हुई नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात। अगर बात करें परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, तो परमानेंट मेंबर्स में दोस्तों चाइना, अमेरिका, फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन है। इनको वीटो पावर प्रदान है, ठीक है, वीटो पावर है इनके पास। और जब भी कोई बैठक होती है, जब भी कोई मुद्दा होता है, तो ये कभी भी अपने वीटो पावर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वीटो पावर का मतलब ये हुआ कि जो भी वोटिंग होती है, आप देखते हैं अमूमन कोई भी मुद्दा होता है तो वहाँ पर वोटिंग की जाती है।
अब वोटिंग कितना भी इन कंट्रीज़ के खिलाफ हो, अगर जिनके पास वीटो पावर है, अगर ये अपना वीटो पावर यूज़ कर लेंगे तो वोटिंग एक तरफ, इनका वीटो पावर एक तरफ, वीटो पावर को पहले मान्यता दी जाएगी। क्लियर? तो ये वीटो पावर केवल 5 देशों के पास है जो कि परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। ये एक नया शिक्षा बोर्ड होगा दोस्तों, जो स्टूडेंट्स को वैदिक शिक्षा के बारे में एजुकेट करने के लिए खास तौर से ये स्थापित किया जा रहा है। इस वैदिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से छात्रों को समझाया जाएगा कि वैदिक शिक्षा का महत्व क्या है, साथ ही साथ उनको ये भी बताया जाएगा कि वैदिक शिक्षा कैसे विज्ञान और योग से जुड़ी हुई है। तो राजस्थान सरकार की ये पहल है, इसने वैदिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है। राजस्थान से रिलेटेड अभी दोस्तों 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे। किसान मित्र ऊर्जा योजना, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है, ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ये भी राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। अच्छा, राजस्थान जो है ये ब्लैक फंगस को दोस्तों महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है भारत का। राजस्थान के बारे में कल मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई थी। आज आप लोग से एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि राजस्थान में झीलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, कितनी झीलें हैं। बाकी यहाँ पर बेसिक जानकारी है, मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। जयपुर यानी पिंक सिटी जो है ये राजस्थान की है। ठीक है, अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी से सीएम है यहाँ के। राजस्थान के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती जी, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा जी। क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ से ब्रिटेन को जर्दालू आमों की खेप भेजी गई? तो जर्दालू आमों की खेप दोस्तों अभी हाल ही में भागलपुर बिहार से भेजी गई है ब्रिटेन। जर्दालू आमों की खासियत यह है कि ये भागलपुर बिहार से जीआई टैग पाया हुआ है। ठीक है, भागलपुर बिहार से जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग पाया हुआ है जर्दालू आम। ठीक है, और इसको ब्रिटेन में भेजा गया है, इसकी पहली खेप। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले शाही लीची को भेजा गया था और भी कई प्रोडक्ट को भेजा जा चुका है। ब्रिटेन में अक्सर भेजा जाता रहता है। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो प्राप्त हुए रहते हैं प्रोडक्ट, खास तौर से उनको भेजा जाता है क्योंकि उनको स्टैंडर्डाइज किया जा चुका रहता है और उनको और प्रमोट भी किया जाना होता है, तो इसी बहाने प्रमोशन भी हो जाता है उसका। ठीक है, उस प्रोडक्ट का। तो फिलहाल अभी जर्दालू आम को भेजा गया है। अच्छा, जर्दालू आमों से याद रखिएगा अल्फांसो आम। अल्फांसो आम महाराष्ट्र में है, ज़्यादा पाया जाता है और महाराष्ट्र में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, ये जीआई टैग होता क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो दोस्तों जियोग्राफिकल इंडिकेशन के तहत अगर कोई प्रोडक्ट की वजह से कोई एरिया पहचाना जाने लगता है तो उस प्रोडक्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और ये दिया जाना शुरू हुआ दोस्तों 2003 से दिया जाना शुरू हुआ, लेकिन पहला प्रोडक्ट 2004 में दिया गया था। ठीक है, पहला प्रोडक्ट जो था कौन सा था? दार्जिलिंग की चाय थी जिसको दिया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो अभी हाल ही में CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इसमें भारत है दोस्तों 14वें स्थान पर। भारत है 14वें स्थान पर। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स यानी कि इसमें यह बताया गया है कि दुनिया भर के विभिन्न देशों में कौन सा देश है जो देने के मामले में कितना ज़्यादा उदार है। ठीक है, दान के मामले में कितना ज़्यादा उदार देश है जो मदद करता है। तो दुनिया भर के, विश्व भर के उदार देशों की लिस्ट ये जारी की गई है। इसमें टॉप पर है इंडोनेशिया, सेकेंड पर है केन्या और भारत है 14वें स्थान पर। टॉप 20 में भारत शामिल है। क्लियर? CAF का मतलब होता है चैरिटी एंड फाउंडेशन, यानी इस लिस्ट में चैरिटी और फाउंडेशन के बारे में बताया गया है कि कौन से ऐसे देश हैं जो चैरिटी और फाउंडेशन ज़्यादा करते हैं। फिलहाल पिछले दिनों में भी कुछ इंडेक्स और रैंकिंग आई है, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र का SDG आया था रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट आई थी, इसमें भारत 117वें स्थान पर था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में दोस्तों भारत 56वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इसमें भारत है 121वें स्थान पर। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, इसमें भारत 142वें स्थान पर है। तो ये इंडेक्स वगैरह भी आपको याद रखना है। इंडेक्स और रैंकिंग पर भी वीडियो जल्द ही आएगी। अभी आज हो सकता है आपको बुक्स एंड अर्थर पर वीडियो मिल जाए। ठीक है, बुक्स एंड अर्थर पर मिलेगी आज शाम तक वीडियो। इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों सब्सक्राइब करके रखो। आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आ रही हैं। अभी कल भी वीकली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हुई है और इतिहास की सुबह में मॉर्निंग में होती है वीडियो अपलोड। तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखो, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगला देखते हैं, हाल ही में ICC ने कितने खिलाड़ियों को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया?
तो अभी हाल ही में आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दोस्तों 10 खिलाड़ियों को, 10 पूर्व क्रिकेटर्स को जो लीजेंड क्रिकेटर्स थे, इनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। ये 10 लीजेंड क्रिकेटर कौन कौन से थे? तो इसमें हैं आब्रे फाल्कनर, मोंटी नोबेल, सर लैरी कॉन्स्टेंटाइन, स्टेन मैककेव, ट्रे डेक्स्टर, वीनू मार्कंड, डेसमंड हंस, बॉब विलिस, एंडी फ्लावर और कुमार संगकारा। यहाँ पर 2 नाम आपको जानना जरूरी है। एक तो कुमार संगकारा लीजेंड प्लेयर हैं, ये रिटायर हुए हैं श्रीलंका से, ठीक है। तो श्रीलंका के बहुत ही महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं कुमार संगकारा, इनका नाम आपको याद रखना है। और एक नाम याद रखना है वीनू मार्कंड, ये भारतीय खिलाड़ी हैं और इनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है इस बार, वीनू मार्कंड को। क्लियर? अब इस बार 10 पूर्व क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है जब 10 क्रिकेटर्स को एक साथ शामिल किया गया है। टोटल फिलहाल बात करें तो आईसीसी के हॉल ऑफ फेमर्स की टोटल संख्या हो गई है 103, ठीक है। 103 को अभी तक हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया जा चुका है। प्रत्येक वर्ष हॉल ऑफ फेम में ऐड किया जाता है। आईसीसी के बारे में बात करें तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, इसके सीईओ हैं मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी हैं इसके सीईओ आईसीसी के। और आईसीसी ने अभी हाल ही में दोस्तों भारत पे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भारत पे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कब तक के लिए? 2023 तक के लिए। तो 2023 तक जो भी इवेंट होगा उसका ब्रांड एम्बेसडर होगा कौन? 2023 तक भारत पे। आईसीसी का दोस्तों टूर्नामेंट जो आगे होने वाला है उसमें 2021 का T20 वर्ल्ड कप शामिल है, इंडिया में होगा। इसके बाद 2023 का जो वनडे वर्ल्ड कप होगा ये भी इंडिया में होगा, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गेलफैंड चैलेंज चेस चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो अभी हाल ही में दोस्तों डी गुकेश ने जीता है गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब। डी गुकेश भारत के ये चेस के खिलाड़ी हैं और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे ये डी गुकेश। तो इन्होंने अभी हाल ही में गेलफैंड चैलेंज चेस का खिताब जीत लिया है और ये खिताब था $15,000 का, तो इसको इन्होंने जीत लिया है। अच्छा, साथ ही साथ इनको वाइल्ड कार्ड भी मिल गया है, वाइल्ड कार्ड भी ये जीत लिए हैं, ठीक है, कुलीन मेल्ट वाटर्स चैंपियन चेस टूर के लिए। इन्होंने प्रज्ञानंदन के खिलाफ जीता हुआ है। प्रज्ञानंदन भी एक ये भारतीय ही ये भी हैं, ये भी चेस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। डी गुकेश से याद रखिएगा, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, अभी तक यही हैं, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद जी। ग्रैंड मास्टर का शब्द दोस्तों चेस से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। विश्वनाथन आनंद जी को दोस्तों 1991-92 में राजीव गांधी का खेल रत्न पुरस्कार मिला था और राजीव गांधी का खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी भी विश्वनाथन आनंद जी ही थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI के दोबारा अध्यक्ष कौन बने? तो इसके दोबारा अध्यक्ष बन गए हैं अजय पुरी जी। अजय पुरी जी दोस्तों ये एयरटेल के, भारतीय एयरटेल के COO हैं, यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और इनको एक बार फिर से सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया है। अच्छा, अध्यक्ष इनको बनाया गया है, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उपाध्यक्ष बना दिया गया प्रमोद कुमार मित्तल जी को, जो कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष हैं, तो इनको उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अजय पुरी जी का कार्यकाल 2021-22 के लिए होगा। तो ये सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और महानिदेशक है SP कोचर। कौन है? SP कोचर। अगला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा कौर का निधन हो गया, यह किस खेल में भारतीय महिला टीम का नेतृत्व कर चुकी हैं? तो दोस्तों निर्मल मिल्खा कौर जी का निधन हो गया, जो कि भारत के महानतम स्प्रिंटर मिल्खा सिंह की पत्नी थी और ये भारत की महिला वॉलीबॉल टीम का नेतृत्व कर चुकी थी, ये कैप्टन रह चुकी थी, भारत की विमेंस वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी थी ये, ठीक है, निर्मल मिल्खा कौर जी। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, कोविड-19 संक्रमण के कारण इनका निधन हुआ है। अच्छा, ये पंजाब सरकार में दोस्तों महिलाओं के लिए पूर्व खेल निदेशक भी रह चुकी हैं, स्पोर्ट डायरेक्टर भी रह चुकी थी। मिल्खा सिंह को दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, इसको आपको याद ही रखना है। तो बस दोस्तों फिलहाल रखते हैं आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर में बस इतना ही। आई होप आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होंगी। जानकारियाँ अगर मिली है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए आप लोग शेयर अगर करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहेगा।
इस टाइम पर मैं दोस्तों आप लोगों के लिए लगभग 2 गुने के बराबर काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करो अपने चैनल को ग्रो कराने में, वीडियोस को शेयर कर दिया करो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं डेली वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके हमें बताया करो कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर मैं वीडियो जरूर लाऊंगा। अभी पुस्तकें लेखक पर वीडियो आने वाली है आज, इसके बाद ब्रांड एम्बेसडर का नंबर आएगा, ब्रांड एम्बेसडर की वीडियो कल आएगी। ऐसे ही इंडेक्स रैंकिंग और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर आएंगे वीडियो। इससे पहले वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, G7 समिट और भी बहुत सारे टॉपिक पर आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो चैनल पर जा जाकर के आप लोग देख भी लिया करो, ठीक है। चलिए, फिलहाल हिंदी का वीडियो कोर्स आया है, इसको आप चेक कर सकते हैं। लास्ट डे का ऑफर है, आज 12 बजे तक ही ये वैलिड होगा। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में कहाँ के मुख्यमंत्री ने ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा की है? ऑक्सी-1 बनाने की घोषणा किसने की है? अगला क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताया, असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया है? आपको बता देना है 6ठा और 7वां दोनों के बारे में, ठीक है। यहाँ पर 6ठे के बारे में पूछा गया है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर लिखिएगा। इसकी क्विज जाकर के आप जरूर सॉल्व कर लेना, क्विज मिलेगी आपको MZT ऐप पर, उसको जरूर सॉल्व कर लेना। उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, तो आप रिवीजन भी कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों रखते हैं वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।